उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में आज दिन भर सरगर्मी तेज रही। जहां एक तरफ 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग में आज दिन भर मीटिंग चली, वहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को इससे बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रदेश में अभी छात्र शिक्षक अनुपात के संदर्भ में ऑफिशियल डेटा जारी किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह इस मुद्दे को प्रभावित करेगा कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर प्रदेश सरकार विचार करेगी या फिर नहीं। साथ ही डीएलएड के सभी सेमेस्टर और सभी बैच के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। डीएलएड प्रमोट रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी और प्रमोट के संदर्भ में कब तक शासनादेश जारी होगा, इसके संदर्भ में पीएनपी सचिव के द्वारा दी गई सूचना के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ डीएलएड में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी स्क्रूटनी में सफल घोषित किए गए, इन सभी तमाम खबरों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी, जो कि अब गोरखपुर के डीएम बनाए गए हैं, उनसे अभ्यर्थियों का एक ग्रुप मिला है 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में, जहां पर उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया है कि उनके इस ज्ञापन को वह शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कल एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि आज 6 अगस्त को लखनऊ में एक आवश्यक बैठक होने वाली थी बेसिक शिक्षा से संबंधित, जिस पर आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार हुआ है। प्रशांत किशोर पांडे जी, जो कि न्यूज 18 के एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 22,000 कार्य प्रगति पर 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ने के लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे। और आरक्षण विवादित मामले पर भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सक्रियता दिखाई है, उसके बाद से ये चीजें तो स्पष्ट थी कि 69,000 में सीटों को जोड़ा जा सकता है, आरक्षण मुद्दे से प्रभावित होने वाले लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को राहत देने के संदर्भ में। इन सभी खबरों से विचलित होकर के ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, वह स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती अनामिका सिंह जी से मिलने के लिए 2 दिन से उनके कार्यालय पर उपस्थित हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मुलाकात स्कूल शिक्षा महानिदेशक से नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में प्रदेश की वर्तमान सरकार 22,000 पद जो कि 68,500 से बचे हुए थे वह 69,000 में जोड़ने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि एक भी नया पद नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों के भर्तियों के मापदंड अलग अलग थे, दोनों की क्राइटेरिया अलग थी, इस वजह से नया पद नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वो नहीं चाहती कि लगातार लखनऊ में अभ्यर्थियों के द्वारा उनका विरोध किया जाए और ये सभी चीज़ें मीडिया में चलती रहे। इन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार कुछ भी अगर ऐसा कदम उठाती है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अगर सीधे तौर पर ये घोषणा कर दे कि वह 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ने जा रही है, तो इसका एक तरीके से ये मैसेज जाएगा अभ्यर्थियों के मन में या फिर पूरे प्रदेश में कि सरकार अपने कहे हुए बातों से झुक गई है। इसको दूसरे पक्ष के तौर पर सरकार प्रस्तुत कर सकती है। सरकार ये घोषणा नहीं करेगी कि 22,000 पदों को हम जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण विवाद मामले में सरकार घिर गई है और पिछड़ा आयोग के द्वारा भी ये बातें कही गई है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, और 5,800 समथिंग के संदर्भ में पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन अभ्यर्थियों का लगातार ये आरोप रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो आरक्षण विवाद मामला है उसमें 15 से 20,000 अभ्यर्थियों को, ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर पहले के जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनसे कोई भी राज्य सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी, और अगर छेड़छाड़ करती भी है, मतलब मेरिट प्रभावित होता भी है जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसके संदर्भ में, तो फिर ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं वो अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उनके ही फेवर में फैसला देगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से अपनी जॉब कर रहे हैं। और ऐसे तमाम खबरें भी पहले की भर्तियों में हुई हैं, जब इस प्रकार के मामले कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के फेवर में ही फैसला दिया। तो राज्य सरकार भी इन सभी चीज़ों से अच्छी तरीके से वाकिफ है, इस वजह से राज्य सरकार नया पद जोड़ सकती है, लेकिन वह आरक्षण विवाद मामले को हाईलाइट करके अगर पदों को जोड़ना हुआ तो जोड़ेगी, क्योंकि 22,000 पद अगर वो सीधे तौर पर घोषणा करती है तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि सरकार झुक गई है 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ने के संदर्भ में। तो यहां पर सरकार इस प्रकार का मैसेज देना चाहेगी कि आरक्षण विवाद से मामले पर जो कुछ भी हुआ है वह आरक्षण मामले में हम शुद्धि करते हुए पदों को जोड़ रहे हैं, और इस क्रम में 15,000 से 20,000 जो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा डाटा दिया जा रहा है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद इसमें हस्तक्षेप किया गया है, तो लगभग 20 से 22,000 पदों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार बिल्कुल इस समय बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 के समग्र शिक्षा अभियान के तहत जुलाई माह का जो वेतन शिक्षा मित्रों को निर्गत किया गया है, उससे डेटा ये प्रकाश में आया कि कुल कितने शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, चौथे वाले कॉलम में लिखा गया है वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या, और अगर सभी जिलों को मिला दिया जाए
तो यहाँ पर 1,33,719 शिक्षा मित्र अभी भी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इसी वजह से सपा सरकार इन शिक्षा मित्रों को टारगेट कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक आरटीआई के जवाब में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, इसके संदर्भ में ये डेटा पब्लिश किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 35वें नंबर वाले रो में देखिए, उत्तर प्रदेश में 29 छात्र शिक्षक अनुपात है, यानी कि 29 छात्र पर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक है उत्तर प्रदेश में। वहीं आप देख लीजिए, अगर बात की जाए उच्च माध्यमिक स्तर में तो यहाँ पर 28 है, और माध्यमिक स्तर में भी 28 है, और उच्च माध्यमिक की बात की जाए यानी जिसे टीजीटी पीजीटी बोला जाता है तो वहाँ पर 36 है, मतलब 36 छात्रों पर एक शिक्षक है। यहाँ पर 35 वाले रो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 29 छात्रों पर एक शिक्षक बताया गया है। इस हिसाब से देखेंगे तो आरटीई एक्ट 2009 ये कहती है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है कि 29 छात्र पर ही एक शिक्षक हो गया है। इस हिसाब से तो कोई नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन ही जारी नहीं होगा, जिस प्रकार से इस डेटा में बातें कही गई हैं। 5 अगस्त 2021 को कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के द्वारा मनरेगा में कुछ एडहॉक पर भर्तियों के संदर्भ में यहाँ पर पत्र जारी किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 151 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट के 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116 और टेक्निकल असिस्टेंट के 774, कुल मिलाकर के 1278 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल इतने मंडलों में और इतने जिलों में ये भर्तियां के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस एडहॉक वाली भर्ती पर कितनी सैलरी मिलेगी। 23 अक्टूबर 2008 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है उसके बारे में आप डेटा देख पा रहे होंगे। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर का एडहॉक पर सैलरी 28,000 रुपये दिया जाता है, अकाउंटेंट असिस्टेंट का 11,200, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 11,200 और टेक्निकल असिस्टेंट का भी 11,200 सैलरी निर्धारित किया गया है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको बीकॉम होना अनिवार्य है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए तो ओ लेवल अथवा इसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही बात करें एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो है वो स्नातकोत्तर रखी गई है। इसके साथ ही अगर आप MBA हैं, MCA हैं, BTech हैं, BE उपाधि धारक हैं तो फिर आपको अधिमान दिया जाएगा, मतलब कि वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। PNT के द्वारा DLED 2015, 17, 18 बैच के सभी सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये PNP के द्वारा आज डेटा पब्लिश किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें BTC 2015 बैच के द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2020 के प्रथम सेमेस्टर में स्क्रूटनी में 2 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं किया गया है। 2015 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में 5 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, कोई भी सफल घोषित नहीं किया गया है। 15 बैच के तृतीय सेमेस्टर में 17 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, कोई भी अभ्यर्थी पास घोषित नहीं हुआ है। 15 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में 19 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, सिर्फ एक अभ्यर्थी पास हुआ है। 17 बैच के प्रथम सेमेस्टर में 769 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, सिर्फ 2 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। 17 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में 1125 ने आवेदन किया था, 6 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। 17 बैच के तृतीय सेमेस्टर में 2814 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 9 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। 17 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर में 254 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 2 अभ्यर्थी मात्र पास घोषित किए गए हैं। बात करेंगे 18 बैच के प्रथम सेमेस्टर में 3,391 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 14 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर 18 बैच के 4,934 अभ्यर्थी आवेदन किए थे, जिसमें से मात्र 31 अभ्यर्थी पास घोषित हुए हैं। वहीं बात करें 18 बैच के तृतीय सेमेस्टर में 10,221 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 80 अभ्यर्थी पास घोषित हुए हैं। बात करें 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के तो 1573 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 14 अभ्यर्थी पास घोषित हुए हैं। सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, ये पास होने वाले अभ्यर्थियों का पूरा डेटा है, लेकिन उसके पहले वाला जो कॉलम है नंबर ऑफ रिजल्ट चेंजेस, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 25 नंबर वाले में जैसे 12 नंबर पासिंग होता है, पहले मान लीजिए कि वो अभ्यर्थी 5 नंबर पाया था
और अब स्क्रूटनी के तहत उसका नंबर 6 हो गया, तो रिजल्ट में तो चेंज हो गया, तो वो सभी अभ्यर्थी रिजल्ट चेंज में काउंट होते हैं। लेकिन चूंकि 6 नंबर पाकर भी वो अभ्यर्थी पास नहीं है, इस वजह से उसको पास में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रिजल्ट चेंज वाले में अलग है और पास वाले में अलग है। लास्ट वाले में जो आपको दिख रहा होगा, सबसे लास्ट वाला कॉलम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, वहीं सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या है। देखिए रिजल्ट अभी वेबसाइट पर हो सकता है आपको ना दिखे, देर रात तक या फिर कल सुबह तक आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि डीएलएड 2015 बैच 18 बैच के अभ्यर्थी btcexam.in पर अपना रिजल्ट देखेंगे, और डीएलएड 2017 बैच और 19 बैच के अभ्यर्थी updledinfo.in पर अपना रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर 19 बैच के भी रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, स्क्रूटनी रिजल्ट की। हालांकि अभी तक उनका डेटा प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे उनका डेटा प्राप्त होगा मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा। पीएनपी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 19 बैच के भी स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो गई है। चलिए ये बात हो गई स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में कब शासनादेश जारी होगा, नोटिस कब जारी होगी। तो इसके संदर्भ में एक अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये अपडेट किया गया। आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2021 में कि संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आज अभ्यर्थियों का एक ग्रुप पीएनपी सचिव से इसके संदर्भ में वार्ता करने भी पहुंचा था, जहां पर पीएनपी के सचिव के द्वारा यही कहना है कि अभी तक शासन की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। तो अभी आपको इंतजार करना होगा, गवर्नमेंट कब इसके संदर्भ में शासनादेश जारी करेगा, उसके बाद ही पीएनपीएससीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा प्रमोट के संदर्भ में। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।